हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम ऋत्विक गौर है। आज हम पार्ट 2 लेंगे बीएनएसएस का। पार्ट 1 मैंने कल पढ़ाया था, उसमें पार्ट 1 की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। बीएनएसएस में मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था कैसे इवॉल्व हुआ हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कैसे प्रोसीजर लॉ का रोल होता है किसी भी क्राइम को उसकी पनिशमेंट तक पहुंचाने के लिए। किसी ने क्राइम करा है तो उसको कैसे पनिश करा जाएगा, कैसे इंफॉर्मेशन दी जाती है पुलिस के पास, मजिस्ट्रेट के पास, क्या पूरा प्रोसेस होता है रिपोर्ट से इन्वेस्टिगेशन फिर ट्रायल तक का। मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू, एक पूरा ब्लूप्रिंट आपको बताया था। अब हम देखेंगे जो बीएनएसएस का नोमेनक्लेचर है, जो कि चैप्टराइजेशन कि कैसे चैप्टर सिचुएटेड है और आगे क्या क्या उसमें हमें पढ़ना। देखिए, सबसे पहली बात तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अगर आप देखें तो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, ठीक है, सेक्शंस कैसे कैसे अरेंज है। चैप्टर 1 जो का आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर है, जिसमें आपको बताता है कि शॉर्ट टाइटल क्या नाम है एक्ट का, क्या उसका एक्सटेंट है, कहाँ तक वो एक्सटेंड करता है जुरिस्डिक्शन, फिर कमिटमेंट कब से वो लागू हुआ, ठीक है। डेफिनेशंस बताता है, वेरियस बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो डिफाइंड होती हैं, जो लॉ के अंदर होती हैं, बट डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइंड होती हैं। बार बार डिफाइन नहीं कर सकते भाई, पता चला सेक्शन में चार, हर सेक्शन में बार बार वो वर्ड आ रहा है तो वो एक जगह डिफाइन कर दिया जाता है, तो उसका एक डेफिनेशन पूरा सेक्शन दे दिया जाता है, डेफिनेशन सेक्शन। उसमें पर्टिकुलर सारी डेफिनेशंस, बेल हो गए, पर्सनल बॉन्ड है, बेल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये सब ऑफिसर इंचार्ज हुआ, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीजें डिफाइन कर दी जाती। सेकंड चैप्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। देखो, क्राइम से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी, तो जब क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी तो वो क्या है, मतलब उनका कैसे कंस्ट्रक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, कितनी तरह की क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी, ठीक है, कितनी तरीके की क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी जो क्राइम का ट्रायल करेंगे। सिंपल, उनका क्या टेरिटोरियल डिवीजन होगा, कितना जुरिस्डिक्शन होगा। फिर ऑफिसेस की बात करें तो कितने प्रकार के ऑफिस होंगे, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूटर्स, आपको पता है प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जो क्राइम को, जो स्टेट की तरफ से लड़ते हैं केस, ठीक है, उनको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, पीपी। डायरेक्टरेट होता है इनका, ठीक है, इनका एक पूरा ऑफिस होता है, डायरेक्टरेट होता है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है प्रॉपर। अगेन पावर्स, अब कोर्ट्स हो गई, क्रिमिनल कोर्ट्स हो गई, अब उनको कुछ पावर भी दी जाएगी। भाई आपने अगर पावर नहीं दोगे तो कोई फंक्शन नहीं, मतलब नहीं है उनका फिर कुछ, तो उनके पास कुछ पावर होंगी। पावर जैसे कितने वो पनिश कर सकते हैं, क्या क्या वो फाइन दे सकते हैं, तो ये सब उनकी पावर्स। ये आपका चैप्टर 3 आ जाता है। इफ चैप्टर 4, अगला चैप्टर 4 है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। देखो, सुपीरियर ऑफिसर हमेशा एड करेंगे, ठीक है, एड करने के, इसमें सिर्फ एड करने के सेक्शन है कि पब्लिक टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, पब्लिक असिस्ट करेगी मजिस्ट्रेट को कि भाई मजिस्ट्रेट, स्टेट का काम है कि वो क्राइम को कम से कम करे। जब स्टेट का काम है क्राइम से कम करे, तो आपके ऊपर भी एक पेरिमेटीरियल, एक ड्यूटी बन जाती है कि आप स्टेट को असिस्ट करें, कि भाई आप ही के अगल बगल क्राइम होगा तो आप ही को अच्छा नहीं लगेगा। दैट इज वाई ये सेक्शन आपको असिस्ट करने के लिए बोलता है कि भाई अगर आपसे कोई मदद, आपसे कोई असिस्टेंस मांगी जाती है तो आप स्टेट की मदद करें। अरेस्ट, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट, अरेस्ट ऑफ पर्सन। किसी ने क्राइम करा, तो क्राइम करने के बाद भाई पुलिस पकड़ेगी, तो पुलिस पकड़ेगी तो इस चैप्टर में जो पूरा अरेस्ट का प्रोसीजर, कैसे पकड़ेगी, कहाँ ले जाएगी, क्या प्रोसेस है, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे 24 घंटे के अंदर, जब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो वो रिमांड देंगे या फिर जुडिशियल कस्टडी देंगे, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी देने के बाद अगर बेलेबल होगा तो या तो पुलिस छोड़ सकती है या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाके मजिस्ट्रेट बेल ले लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस, हाउ, अब हाउ अरेस्ट कैन बी मेड, ठीक है, पूरा आप ये देखिए, एक पूरा सेक्शन है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, कौन कौन कर सकता है मजिस्ट्रेट अरेस्ट, मजिस्ट्रेट कर सकता है, एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, राइट्स क्या होंगे अरेस्टेड पर्सन के, ये सारा चीजें पूरा ये चैप्टर 5 में दिया है। फिर
नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब आदमी नहीं आता तो उसको कैसे बुलाएं? भाई किसी ने क्राइम करा है या आपको किसी को बुलाना है, क्राइम भी नहीं किया, किसी को बुलाना है, तो आप कैसे बुलाएंगे? तो एक प्रोसेस होता है, एक लीगली प्रोसेस होता है। आप इलीगली आप उठा के किसी को नहीं कि भाई हम उठा के ले गए, आप घर में बैठा है आदमी कि चलो उठा के ले आए, तो एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस आप उसको सबसे पहले समन करते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले उसको समन करते हैं, मतलब एक इज्जत से बुलाते हैं कि भाई देख हम प्यार से बुला रहे हैं, हम आपको समन दे रहे हैं कि आप आ जाइए। समन में नहीं आता, इन दैट केस अब आएगा फिर वो वारंट। वारंट समन के बाद का प्रोसेस है। आपने समन भेज रहे हो, नहीं आ रहा, ठीक है, और समन केसेस में समन जाता है, वारंट केसेस में वारंट जाता है। इसमें वारंट केसेस जो ज्यादा ग्रेव नेचर के होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा ग्रेव नेचर के, इनमें 2 से ऊपर, 2 और मोर ईयर्स, ठीक है, जो ज्यादा ग्रेव नेचर के होते हैं। अब वारंट भेजा, ठीक है, वारंट के बाद भी नहीं आया, भाई वारंट के बाद भी आदमी नहीं आया, वारंट के बाद भी नहीं आया, अब क्या होगा? प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन मुनादी होगी, ठीक है, जैसे नहीं होता था उसमें निकलेगा, न्यूज़पेपर में निकलेगा, फलाना फलाना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है भाई, ठीक है, अखबार में निकलेगा, चौराहे पे मुनादी होगी, उसके घर के बाहर चिपका देंगे, कोर्ट हाउस में चिपका देंगे, कोई ऐसी जगह चिपका देंगे जो कॉन्स्पिशियस प्लेस हो, तो ये सब होता है प्रोक्लेमेशन। अटैचमेंट प्रोक्लेमेशन में नहीं आया, नेक्स्ट स्टेप उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उनको अटैच करना शुरू करेंगे। आप नहीं आ रहे, हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच करना शुरू करोगे, आप खुद भागते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, ठीक है, चैप्टर 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। देखो अब आदमी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी थिंग्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी वेरियस थिंग्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको बुलाने, उनको मंगाने का, कोर्ट में मंगाने का क्या प्रोसेस? सेम, या फिर पहले तो समन करेंगे, समन टू प्रोड्यूस। किसी आदमी को पता है भाई उस आदमी के पास मेरा डॉक्यूमेंट रखा है जो बहुत जरूरी है किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसको समन करेंगे दूसरे आदमी को कि आप आइए, आप ये सामान हमको दे दीजिए, ठीक है। नहीं देता, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कि वो किसके पास है, जस्ट लाइक मर्डर वेपन, ठीक है, किसी घर में मर्डर हुआ तो भाई मर्डर वेपन नहीं पता पुलिस को कहाँ है, तो पुलिस क्या करेगी? सर्च करेगी, सर्च फॉर द मर्डर वेपन, वो सर्च करेगी, खोजेगी मर्डर वेपन को कि मर्डर वेपन मिले, तो ये होता है सर्च वारंट। उस सर्च वारंट, उसके घर का सर्च वारंट निकलेगा, पूरे घर की छानबीन होगी, और छानबीन होने के बाद वो मर्डर वेपन ढूंढ लिया जाएगा। नेक्स्ट अप इज जो इसका पार्ट है, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेज। जो कुछ जनरल प्रोविजंस हैं, जैसे डायरेक्शंस, कैसे सर्च वारंट होगा, ठीक है, कैसे सर्च होगा, कुछ डायरेक्शंस दे दिए जाते हैं मजिस्ट्रेट के थ्रू। पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस, भाई अगर कोई आदमी अंदर है कि उसको बोला जाएगा कि आप हमको एक्सेस अलाउ करिए, अगर नहीं देता तो उसके बाद तोड़ा फोड़ी मचा दी जाती है, गेट तोड़ दिया जाता है अंदर जाने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर 8, reciprocal arrangements for assistance in certain matters and procedure for attachment and forfeiture of property। जो पहले प्रॉपर्टी अटैच हुई थी उसका पूरा प्रोसेस दिया है, ठीक है, प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, पूरा कैसे प्रॉपर्टी अटैच होगी उसका प्रोसीजर यहाँ दिया है। नेक्स्ट चैप्टर 9, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। देखो ये आपका होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए। 2 तरीके के मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स क्या करते हैं? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। देखो बहुत सारे अराजक तत्व होते हैं, ठीक है, अराजक तत्व का काम क्या होता है? शांति भंग करना, ठीक है। चुनाव आते हैं, चुनाव आने के समय पे क्या होता है? मुचलके भरे जाते हैं, इनको नॉर्मल भाषा में मुचलके बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसमें कि अगर आपके यहाँ हमें पीस का भंग मिला, आपको डिस्टरबेंस मिली कि आपके यहाँ पे शांति भंग हो रही है, तो हम कुछ नहीं, आपने जो सिक्योरिटी दी हम उसको जब्त कर लेंगे और हम आपसे, आप उत्तरदायी होंगे, ठीक है। ये होता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस। फिर
किसी को अटेंडेंस चाहिए, ठीक है, पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट, ठीक है, उसको अटेंडेंस देने, उसको कोर्ट में लाने के लिए, उसकी प्रेजेंस करने के लिए ये सब भरे जाते हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से भरा जाता है ये सब, सबसे पहले वही उठाए जाते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं। नेक्स्ट अप इज चैप्टर 10, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, और वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सब्सटेंटिव पार्ट डील करता है सीआरपीसी। ये आपका राइट बनाता है, राइट डिटरमाइन करता है, ये एक सब्सटेंटिव पार्ट। ये एक सब्सटेंटिव पार्ट है, ठीक है। मतलब वाइफ, जो आपकी वाइफ होंगी, चिल्ड्रंस, कौन से चिल्ड्रंस, माइनर चिल्ड्रन, माइनर ओनली, माइनर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जो आपके ऊपर आश्रित हैं, जो बूढ़े पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन देके कह सकते हैं कि हमें ये पैसे नहीं दे रहे हैं और इनके पास सफिशिएंट मींस हैं हमको मेंटेन करने के लिए, तो आप ऑर्डर करिए कि ये हमको मेंटेनेंस दे कुछ मंथली पैसे। ये सब्सटेंटिव पार्ट है, मतलब एक राइट बना रहा है इनके लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये इनका अधिकार है, ठीक है, ये एक अधिकार बना रहा है। नेक्स्ट चैप्टर 11, chapter 11 what states maintenance of public order and tranquility, it is also executed by executive magistrates, जहां पे भी पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, गुड बिहेवियर, ये सब आएगा वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का रोल है। जैसे अनलॉफुल असेंबली है, 4 लोग खड़े हैं, जैसे नहीं लग जाती धारा 144 जो सीआरपीसी में बोलते थे धारा 144, 4 लोग से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, तो सेम यही वही है, इसी के अंतर्गत इसी चैप्टर के अंदर वो लगता है कि 4 लोग से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली वो बंदा दी जाती है, उसको हटाने के लिए क्या होता है प्रोसेस, उसको हटाने के लिए एक यूज ऑफ सिविल फोर्स हो सकती है, मतलब एक नॉमिनल फोर्स से आप यूज कर सकते हैं, अगर उससे भी नहीं मानते तो एक नेसेसरी फोर्स से आप उनको हटा सकते हैं, ठीक है, फिर वही लाठी चार्ज हो जाती है, वो अननेसेसरी, लेकिन लाठी चार्ज वैसे बहुत रेयर केसेस में होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा उसकी निंदा भी करी जाती है, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस, रोड के अगल बगल आप माना आपने रोड खोद दी, ठीक है, आपने रोड खोद दी, क्या करा, पब्लिक न्यूसेंस हुआ उससे। जब पब्लिक न्यूसेंस होता है तो उसको हटाने के लिए भी सीआरपीसी में प्रावधान, ठीक, उसको हटाने के लिए भी सीआरपीसी में प्रावधान है। जैसे कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, आप इसको हटाइए नहीं तो हम हटाएंगे, ऐसे ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स देते हैं, अगर आप नहीं करते तो हम आपको पेनल्टी लगाएंगे उसकी, ठीक है, पेनल्टी कि आप नहीं हमारे ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, सिंपल है। फिर पेनल्टी लगाने के बाद उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, फिर सरकार क्या करती है, ऑर्डर में लिखती है कि अगर हम हटाएंगे तो उसका पैसा भी हम आपसे ही वसूलेंगे, ठीक है। ये भी होता है कि अगर मजिस्ट्रेट कहेगा कि हम हटा रहे हैं तो उसका पैसा मजिस्ट्रेट आप ही से वसूले। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस होते हैं जिसमें पता होता है कि भाई 2 गुटों में लड़ाई होने वाली है, न्यूसेंस होने वाला है, पहले ही रोक लो, पहले ही रोक लो। किसी डिस्प्यूट है, 2 घर में इमूवेबल प्रॉपर्टी जमीन को लेके कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, अब जमीन को लेके विवाद होता है तो लाठी डंडे चलते हैं, तो लाठी डंडे चल रहे हैं, मजिस्ट्रेट को पता चला कहीं से कि भाई बहुत बड़ा जमींदार है 2 और डिस्प्यूट होने वाला है। जैसे आपने देखा होगा, इमूवेबल नहीं था बट चड्डास, जो चड्डास की शुगर मिल थी ना, तो दोनों चड्डा ब्रदर्स ने एक दूसरे को गोली मार दी थी, तो जस्ट लाइक दैट, जहाँ पे आपको दिखता है डिस्प्यूट है और वहां पे कुछ डेंजर होने वाला है, ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है कि पीस ब्रीच हो जाएगा, कोई क्राइम हो जाएगा, तो इन दैट केस इस कैपेसिटी में मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि आप ऐसा मत करिए, दोनों गुटों को बैठा, दोनों गुटों को अपने पास बुला सकता है और उनको समाधान भी कर सकता है, ठीक है। लैंड और वाटर से रिलेटेड, किसकी जमीन में कितना पानी जाएगा, इससे रिलेटेड लोकल इंक्वायरी भी है, मजिस्ट्रेट लोकल इंक्वायरी भी कर सकता है, ठीक है। लोकल इंक्वायरी इन द सेंस
मजिस्ट्रेट पूछ सकता है और लोगों से कि भाई क्या है इनका, क्या मैटर है, ठीक है, क्या कहाँ किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, ये सब मजिस्ट्रेट पूछ सकता है। फिर प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। देखो अब पुलिस का काम इतना ही नहीं कि क्राइम होने के बाद पुलिस पिक्चर में, पुलिस का काम इतना भी है कि अगर पुलिस को पता है कि एक कॉग्निजेबल केस होने वाला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है जिसमें पुलिस को आना जरूरी है, इस केस में पुलिस को अगर रीजनेबल इंफॉर्मेशन मिलती है, रीजनेबल सस्पिशन होता है, तो वो प्रिवेंटिव एक्शंस भी ले सकते हैं उस ऑफेंस को रोकने। ठीक है, मोटा मोटा चैप्टर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। इन सबको हम जब क्लासेस में सेक्शंस पढ़ेंगे इनको और ज्यादा डीप पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। अब ब्लूप्रिंट की आपको बड़ी पिक्चर क्लियर होगी तभी आप छोटे छोटे सेक्शंस पकड़ के चलेंगे और उनको कनेक्ट कर पाएंगे। इसी वजह से आपको नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर जो है किसी भी लॉ का, स्पेशली प्रोसीजरल लॉ का, बहुत ज्यादा आपको क्लियर होना चाहिए। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन दो तरीके की होती है, दो जगह करी जाती है, सॉरी, इंफॉर्मेशन आप दो जगह कर सकते हैं। मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था पार्ट 1 में, जिसकी लिंक अभी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पुलिस को और मजिस्ट्रेट को दोनों जगह आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको एफआईआर बोलते हैं। ठीक है, पुलिस को देने में एफआईआर बोलते हैं। फिर पुलिस क्या करेगी, फिर पुलिस क्या करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आएगी, पुलिस को लगेगा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पिशन है और हो सकता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, उसका पता करने के लिए इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो प्रोसेस है पूरा इन्वेस्टिगेशन का, ये रहा। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल केसेस, उसमें मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है ऑर्डर की, पुलिस अपने बेसिस पे कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर सकते हैं। कैसे करेगी, प्रोसीजर दिया है, कैसे रिपोर्ट सबमिट होगी, जिसको चार्जशीट ये सुपीरियर के थ्रू होती है, जो ऑफिसर डेजिग्नेटेड होता है, कैसे रिपोर्ट सबमिट होगी, कैसे विटनेस का एग्जामिनेशन करेगी पुलिस, कैसे विटनेसेस को बुलाएगी पुलिस, जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था, बुलाएगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, एग्जामिनेशन करेगी, फिर एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, ये सब आपका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कैसे वो डायरी में नोट करेगी, डायरी ऑफ प्रोसीजर इन इन्वेस्टिगेशन, एक डायरी बनता है, इसको केस डायरी बोलते हैं पुलिस वाले। तो केस डायरी में वो सारे एविडेंसेस, सारे स्टेटमेंट्स, वो सब वो नोट करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, भाई कौन कौन सी जगह क्रिमिनल कोर्ट्स अपना ज्यूरिसडिक्शन एंटरटेन कर सकती है। जैसे भाई पहली बात तो जहाँ पे वो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे इंक्वायरी और ट्रायल कर सकती है वो कौन सा प्लेस होंगे। ठीक है, ऑफेंसेस ट्रायबल वेयर एक्ट इज एंड कॉन्सिक्वेंसेस इश्यूज। देखो यहाँ क्राइम करा मैंने, कोई इकोनॉमिक, अगर मान लो मैंने साइबर क्राइम, मैंने यहाँ बैठे बैठे किसी दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, किसी भी स्टेट में मान लो, उसके खाते से मैंने पैसे निकाल लिए, एक साइबर क्राइम हो गया। एक्शन मैंने यहाँ लिया, एक्ट मेरा यहाँ पे आया, कंसिक्वेंसेस कहाँ गए, किसको नुकसान हुआ, कंसिक्वेंसेस नुकसान हुआ दिल्ली के आदमी को, उत्तराखंड के आदमी को, हरियाणा के आदमी को। तो इन दैट केस जहां पे हुआ है यहाँ का जुरिस्डिक्शन भी, यहाँ पे भी एक ट्राई हो सकता है केस, और जहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस मतलब वहां पे भी हो सकता है जहाँ जिस आदमी के अकाउंट से पैसे निकले। दोनों कोर्ट एंटाइटल हैं, दोनों जगह एफआईआर हो सकती है और दोनों जगह ट्रायल शुरू हो सकती है। ठीक है, ये आपका जुरिस्डिक्शन बताता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, यहाँ बैठ के मैंने किसी और के साथ साइबर क्राइम करता हूँ, प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्रायबल टुगेदर, मतलब कौन कौन से ऑफेंसेस एक साथ ट्राई हो जाएंगे। तो ये सब हम जब डिटेल में देखेंगे वो चैप्टर इसमें देखेंगे।
नेक्स्ट अप वी हैव चैप्टर 15, कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। देखो, जब प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं तो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होने से पहले कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो मजिस्ट्रेट इंश्योर करता है कि वो फुलफिल हुई है। जैसे कि आपको एफआईआर की कॉपी दी गई या नहीं गई, ठीक है, और आपको मटेरियल रिक्वायर्ड्स दिए गए या नहीं गए, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्यूज्ड को दूसरी पार्टी को मिलनी चाहिए, ठीक है, जो उनका हक होता है डिटरमाइन, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये सब कंडीशंस हैं कॉग्निजेबल ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, कॉग्निजेंस, ठीक है। कॉग्निजेंस लिया या मजिस्ट्रेट ने नहीं लिया, मैंने आपको बताया था कंप्लेंट के बाद कॉग्निजेंस लेता है। तीन तीन चीजों पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। पहली बात, पुलिस रिपोर्ट पे जो पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सबमिट करी है। नेक्स्ट अप इज ऑन इट्स ओन मोशन, अगर उसको लगता है उसके सामने कोई क्राइम हुआ है तब वो अपने कॉग्निजेंस ले सकता है। थर्ड वन इज अगर उसके पास मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है, ठीक है। तो इन तीन केसेस में जब हम आगे सेक्शंस पढ़ेंगे डीपली, तब हम अच्छे से बताएंगे कि कैसे कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस होती है, कैसे इशू प्रोसेस होता है, एग्जामिनेशन और कंप्लेनेंट होता है, एवरीथिंग वी विल कवर इन दैट पार्ट लेटर, ठीक है। कैसे एप्लीकेशन ट्रांसफर की एप्लीकेशन दी जाएगी, ये सब चीजें आपका कंडीशन रिक्विजिट्स है। मतलब ट्रायल प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले ये सब कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस दी गई हैं जो मजिस्ट्रेट इंश्योर करे। नेक्स्ट अप इज कंप्लेंट, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। दो तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है, मैंने आपको बताया था, पुलिस को दी जाती है या मजिस्ट्रेट को दी जाती है। तो जब मजिस्ट्रेट को दी जाती है तो उसको कंप्लेंट बोलते हैं, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। जब कंप्लेंट दी जाती है तो कंप्लेंट मिलने के बाद सबसे पहली बात तो मजिस्ट्रेट इंश्योर करेगा ना, पुलिस के पास तो पावर इन्वेस्टिगेट करने की। अब मजिस्ट्रेट क्या, मजिस्ट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमा फेसी इंश्योर करेगा, कंप्लेनेंट जाता है कोर्ट, जाने के बाद मजिस्ट्रेट इंश्योर करता है कि क्या ये जो आपने दिया है, जो आप मेरे पास कंप्लेंट लाए हैं, वो सही भी है या नहीं। जब वो सही है तो उसके बाद वो कॉग्निजेंस लेता है, नहीं तो छोड़ देता है, नहीं तो फिर वहीं पे खत्म कर देता है। उसके बाद डिसमिस कर देते हैं, ठीक है, नहीं लगता उनको तो 226 में डिसमिस कर देते हैं, डिसमिस ऑफ कंप्लेंट। फिर नेक्स्ट अप सब कुछ हो गया कंप्लीट, मजिस्ट्रेट ने देख लिया कि जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब फुलफिल हो गए फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट अप इज क्या करेगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस। देखो, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर अ मजिस्ट्रेट। अब रिक्वायरमेंट्स हो गई, अब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगी। प्रोसीडिंग्स के लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, दोनों पार्टी को बुलाएंगे, जो दूसरी पार्टी होगी उसको बुलाएंगे, प्रोसिक्यूशन तो है, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, दूसरी पार्टी आएगी, कैसे आएगी, इश्यू ऑफ प्रोसेस। दो प्रोसेस थे इश्यू ऑफ प्रोसेस के, मैंने बताए थे, समन और वारंट, ठीक, समन और वारंट। समन करेगी कोर्ट या वारंट से बुलाएगी। नेक्स्ट अप पर्सनल अटेंडेंस, ये अगर ये सब मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस भाई, अगर एग्जाम्शन की एप्लीकेशन बोलते हैं, एग्जाम्शन की एप्लीकेशन अगर वकील साहब, उनके जो वकील हैं वो दे देते हैं कि हमारा नहीं आ सकते, जो हमारे क्लाइंट है वो नहीं आ सकते, उनकी बिहाफ पे मैं आ गया हूँ, तो वो एग्जाम्शन की एप्लीकेशन दे देते हैं पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड की, तो वो मान ली जाती है। नेक्स्ट अप इज चार्ज। अब क्या होगा, उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम होंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो रिपोर्ट सबमिट हुई है। बाय पुलिस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट हुई, तो रिपोर्ट जो सबमिट हुई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, उस बेसिस पे कौन चार्ज बनाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट चार्ज बनाएंगे और बताएंगे कि आपके खिलाफ ये चार्जेस हमने बनाए, ठीक है। समय लिखा होता है, चार्जशीट, इसको चार्जशीट बोलेंगे, बोलते हैं ना, चार्जशीट फाइल हो गई, ठीक है। चार्जशीट, उस बेसिस पे चार्ज बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, क्या समय है, क्या टाइम है, ठीक है, कोई नामजद आदमी है, ठीक है, नाम से आई है एफआईआर, नाम से अगर इंफॉर्मेशन आई है तो वो सब पर्टिकुलर्स क्या दिए हैं वो सब आगे लिखेंगे।
किस मैनर में ऑफेंस हुआ है ये सब लिखेंगे, कैसे हुआ है, ठीक है। फिर कोई अगर एरर है तो इस बीच में उसको कहते हैं कि अगर कोई एरर होती है तो इससे कोई लीगली या फिर इरेगुलरिटी में कवर हो जाता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। रिकॉल ऑफ विटनेसेस दोबारा बुलाएंगे जब व्हेन चार्ज ऑल्टर, अगर चार्ज बाद में चेंज होते हैं, मान लो पुलिस रिपोर्ट ने कुछ और चार्जेस बनाए थे और यहाँ पे चार्जशीट जब उन्होंने चार्ज फ्रेम करे मजिस्ट्रेट ने तो वो थोड़े ऑल्टर हुए, तब इन दैट केस कुछ विटनेसेस दोबारा बुलाए, वो विटनेसेस बुलाए जाएंगे जब चार्ज अलग चेंज होंगे, ठीक है, ऑल्टर होंगे। जॉइंटर ऑफ चार्जेस, ये सब एक चार्ज फ्रेम करने का पूरा प्रोसेस दिया है, ठीक है, पूरा प्रोसेस दिया है। ये प्रोसेस बहुत अच्छा, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल है। आप जब अच्छे से कॉमन सेंस लगा के, कुछ नहीं करना सीआरपीसी प्रोसीजरल, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है और हमेशा एक जनरली सोचना है कि अच्छा इसके बाद क्या होगा, भाई अरेस्ट होगा, अरेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट के पास जाए, एक जनरली एक कॉमन सेंस। व्हाट आई वांट कि बस आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज करिए, बाकी स्ट्रक्चर बनाना, बाकी सब लिंकिंग लिंक्ड करना, जो इंटरमिंगल्ड है सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना, वो मेरा काम, आई विल डू दैट पार्ट, ठीक है। चार्जेस फ्रेम हो गए, चार्जेस फ्रेम होने के बाद नेक्स्ट ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, ट्रायल शुरू होगा। चार्जेस फ्रेम होने के बाद ट्रायल शुरू होगा। मैंने बोला था आपको ट्रायल पहले, ट्रायल से पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस ओपन करेगा, है ना, लास्ट पार्ट में प्रोसिक्यूशन बताता है कोर्ट में जाके कि ये केस है और ऐसे ऐसे ये अभियुक्त हैं, ये सब पूरा प्रोसिक्यूशन केस ओपन करता है। उस बेसिस पे फिर चार्ज बनेंगे, प्ली ऑफ गिल्ट होती है, ठीक है। प्ली ऑफ गिल्ट के बाद अगर वो गिल्ट में यस बोल देते हैं तब वहीं पे उस बेसिस पे, चार्जशीट के बेसिस पे उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है। नो बोलते हैं इन दैट केस ट्रायल शुरू होता है, इन दैट केस ट्रायल शुरू होता है। अब ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पीपी, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपी कंडक्ट करता है ट्रायल, पीपी कंडक्ट करेगा, प्रोसिक्यूशन ओपन करेगा केस। फिर अगर उनको नहीं लगता, कोर्ट को नहीं लगता, सेशन कोर्ट को नहीं लगता कि ये जो प्रोसिक्यूशन ने केस बताया बनाया है ये लैक ऑफ एविडेंसेस या फिर किसी, ठीक है, यहाँ इस डिस्चार्ज के केस में ना जो डिफेंस होता है वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन जरूर मार लगाता है, ठीक है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज एप्लीकेशन जरूर लगाता है। फिर वहां पे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जेस बनाए थे, फ्रेम करे थे, यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगी, ठीक है, कैसे चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगी सेशन कोर्ट में। फिर प्ली ऑफ गिल्ट पूछा जाएगा सेशन कोर्ट, जज पूछेंगे, सेशन कोर्ट के जज पूछेंगे, सेशन जज पूछेंगे कि आप क्या प्ली करते हैं, गिल्टी या नॉट गिल्टी, ठीक है। फिर ऐसे ही एविडेंस लिए जाएंगे, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आएंगे, फिर डिफेंस आएगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर जजमेंट आएगा। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ट्रायल बिफोर अ सेशन कोर्ट, ठीक है, दिस इज चैप्टर 19। नेक्स्ट अप ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, वो सेशन कोर्ट का ट्रायल था। अब इसमें जो दिया है चैप्टर 20 में, इट गिव्स ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। दो तरह के केसेस होते हैं, समन और वारंट केसेस। तो वारंट केसेस का मजिस्ट्रेट कैसे ट्रायल करेगा, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट से अगर कोई केस इंस्टीट्यूट होता है, मतलब कॉग्निजेंस टेकन बाय मजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। कंप्लायंस ऑफ 230, क्या उसको 230 कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, कन्विक्शन, प्ली ऑफ गिल्ट, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, डिफेंस लेंगे, ठीक है, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, अदर केसेस, ये पूरा ए पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, बी अगर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं है, मतलब ऑन इट्स ओन मोशन है या फिर कंप्लेंट के बेसिस पे है, ठीक है, ये सब है। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, एक्विटल होगा, ऑब्वियसली बात है, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, या तो सजा मिलेगी या बरी कर दिया जाएगा। कंप्लेनेंट नहीं आता तो इस केस में क्या होगा, कंपेंसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, अगर भाई बिना बात के अगर एक्यूजेशन लगाए गए हैं तो यहाँ पे आपको एक रीजनेबल, बिना बात के रीजनेबल, विदाउट रीजनेबल कॉज में तो एक फाइन या पेनल्टी भी लग सकती है, फाइन या पेनल्टी भी लग सकती है। ट्रायल ऑफ समन केसेस, वारंट केसेस
चैप्टर 20, उसके बाद समन केसेस का प्रोसेस। समन केसेस थोड़े लेस सीरियस टाइप के होते हैं। सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, इसका थोड़ा सा कम टिपिकल होता है, ठीक है, थोड़ा कम प्रोसीजर यूज करे जाते हैं क्योंकि जल्दी करना चाहते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू डू द जस्टिस टाइम बाउंड, टू द जस्टिस टाइम बाउंड। समरी ट्रायल्स होते हैं, कुछ और पेटी ऑफेंसेस होते हैं, उनके लिए सिर्फ समरी ट्रायल करा दिया जाता है, उसमें ज्यादा एविडेंसेस वगैरह में नहीं घुसा जाता, रिकॉर्ड्स में देख के सिंपल है, समरीली मतलब समरी की तरह कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा आप ट्रायल मत चलाइए इसका, पूरा ट्रायल में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, इतने ग्रेव ऑफेंसेस भी नहीं है, इसलिए आप इसको समरीली ट्रायल कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल, जजमेंट इन केस ऑफ ट्रायल, ठीक है, जजमेंट्स कैसे लिखते हैं, इसका लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड्स एंड जजमेंट्स, क्या उसकी लैंग्वेज होगी, क्या रिकॉर्ड्स करा जाएगा, सिंपल। प्ली बार्गेनिंग, वी हैव प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, दोनों पार्टी में सुलह समझौता के भी चांसेस होते हैं। गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, ठीक है, ज्यादा ग्रेव ऑफेंसेस नहीं होते प्ली बार्गेनिंग में भी, छोटे ऑफेंसेस में आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं। अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, जेल भेज दिया, जेल से कैसे बुलाएंगे उसका प्रोसेस पूरा 24 चैप्टर 24। चैप्टर 25 एविडेंसेस एंड इंक्वायरीज एंड ट्रायल, कैसे एविडेंसेस लिए जाएंगे, मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, कोर्ट कैसे एविडेंसेस लेगा और कौन कौन से लेगा, क्या लैंग्वेज होगी कोर्ट की, ठीक है, एविडेंसेस हमेशा एक्यूज्ड के प्रेजेंस में ही लिए जाएंगे, रिकॉर्ड इन समन केसेस एंड इंक्वायरीज, रिकॉर्ड इन वारंट केसेस, कैसे रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे एविडेंस कोर्ट, ये सब पूरा प्रोसेस चैप्टर 25 में दिया है। नेक्स्ट अप 26 जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, ठीक है, इंक्वायरी ट्रायल के कौन से ऐसे जनरल प्रोविजंस, नॉर्मल जनरल प्रोविजंस होते हैं, जैसे पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर डबल जियोपार्डी, ठीक है, 37 डबल जियोपार्डी, एक बार अगर कन्विक्टेड या एक्विटेड हो गए तो सेम ऑफेंस के लिए उस आदमी को दोबारा से ट्रायल नहीं करा जाएगा, उसका दोबारा से ट्रायल नहीं करा जाएगा, डबल जियोपार्डी। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड भी है डबल जियोपार्डी। अपीयरेंस पीपी की कैसे होगी, परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, ये सब पूरा प्रोसेस है ना जो जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल्स है, ये इसमें दिया है, जब एक एक करके देखेंगे तब हम बताएंगे। 27 इसके ये नहीं आता, छोड़ दीजिए बिल्कुल, मतलब ओवरव्यू आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, अदरवाइज जुडिशियरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। प्रोविजंस एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये भी जुडिशरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अप जजमेंट कैसे लिखेंगे, कोर्ट जजमेंट कैसे लिखेगा, जजमेंट राइटिंग कैसे करेगा कोर्ट, ये पूरा प्रोसेस दिया है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, लैंग्वेज क्या होगी, कंटेंट्स क्या होंगे, रीजंस कैसे देंगे, ठीक है, ये पूरा जजमेंट दिया है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है, विक्टिम को कुछ पैसे दिए जाएंगे, ये पूरा जजमेंट प्रोसेस है, कैसे जजमेंट लिखा जाता है। सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, ठीक है, सेशन कोर्ट कंफर्मेशन टू हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट कंफर्म करेगा हाई कोर्ट से, सिंपल, ठीक है, सेशन कोर्ट कंफर्म करेगा हाई कोर्ट से, तो ये वही कंफर्मेशन, ठीक है, ये वही कंफर्मेशन है, सेशन कोर्ट किसी ने डेथ पेनल्टी दी तो हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा। नेक्स्ट अप इज अपील, दोनों पार्टी कौन अपील में जा सकता है, अपील का पूरा प्रोसेस है, कौन कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है, पूरा ये अपील का प्रोसेस है। नेक्स्ट अप इज रेफरेंस एंड रिवीजन, क्रिमिनल केसेस में रेफरेंस और रिवीजन होता है, रिव्यू नहीं होता, ठीक है, रेफरेंस और रिवीजन होता है, रिव्यू नहीं होता। ट्रांसफर क्रिमिनल केसेस, ट्रांसफर ऑफ केसेस लाइक, जैसे एक स्टेट में जो ट्रांसफरेबल अथॉरिटी होती है केसेस की वो हाई कोर्ट, ठीक है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, हाई कोर्ट एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर कर सकता है, तो
ये पूरा ट्रांसफर का प्रोसेस दिया है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहाँ कहाँ दे, देखिए सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस, हाई कोर्ट, सेशन जज एक मजिस्ट्रेट कोर्ट से दूसरे मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस दिया है। नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कैसे सेंटेंस एग्जीक्यूट करा जाएगा, सस्पेंशन कम करा जाएगा, रेमिशन अगर कम करना है, कम्यूटेशन अगर कम्यूट कर देते हैं। सिंपल है, अगर कोई भी सेंटेंस में एग्जीक्यूशन में, सस्पेंशन में, रेमिशन होता है, कम्यूटेशन होता है, कम करते हैं, तो इन दैट केस ये पूरा प्रोसेस दिया है। ओके, ये पूरा प्रोसेस दिया है। नेक्स्ट अप वी हैव फाइन। अच्छा, वारंट में फाइन कैसे लगेगा, इफेक्ट ऑफ सच वारंट, क्या वारंट होगा, ये सब फाइन के वो हैं कि जब अगर नहीं आता फाइन कैसे होगा, या पनिशमेंट के साथ, इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन कैसे होगा। 35 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेल एंड बॉन्ड्स की बात। जेल में हो आप, जाओगे, ऑब्वियसली बात है, जेल से बाहर निकलने के लिए बेल लगाओगे कि हमको बाहर निकलना है, तो बेल में क्या कंडीशंस होंगी, कितने समय तक आदमी बेल कितने समय तक जेल में रह सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो, ठीक है, क्या क्या कहाँ कहाँ रिक्विजिट्स होंगे, अगर आप नहीं उस कंडीशन को फॉलो करते तो आपका बॉन्ड फोरफीट कर लिया जाएगा। दीज आर द ऑल प्रोसीजर्स, ठीक है। क्या अमाउंट लिया जाएगा, अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ, कितना अमाउंट लिया जाएगा पर्सनल बॉन्ड लेने में, ठीक है। डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज, कितनी श्योरिटीज होंगी, कैसे श्योरिटीज ली जाएगी, ये पूरा प्रोसेस आपका चैप्टर 35 में दिया है। 36 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, कैसे डिस्पोज करा जाएगा उस प्रॉपर्टी। अटैचमेंट का प्रोसेस मैंने वो बताया था, अटैच उसमें एक चैप्टर में था अटैचमेंट फॉरफीचर, फिर बाद में क्या था कि उसका प्रोसेस कैसे होगा, कैसे अटैच करेंगे, कैसे फॉरफीट करेंगे। नेक्स्ट आपने अटैच कर ली, फॉरफीट कर लिया, अब उसको कैसे निकालेंगे, सेल कैसे करेंगे उसका। दिस इज द ऑल डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। 36 37 इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, अगर प्रोसीडिंग्स में कोई भी इरेगुलरिटी आती है जो केस के मेरिट को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है, केस के अगर मेरिट को कोई इरेगुलरिटी इफेक्ट नहीं करती, नॉमिनल इरेगुलरिटी है, तो इन दैट केस ये आपको एक सेफ गार्ड देते हैं, बीएनएसएस आपको एक सेफ गार्ड देते हैं, बीएनएसएस आपको एक सेफ गार्ड। लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिन पे लिमिटेशन लगाई गई है, लिमिटेशन लगाई गई मजिस्ट्रेट को कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। मान लो आज ऑफेंस हुआ, आज से आप 5 साल बाद जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करनी, 5 साल बाद एफआईआर करने जा रहे हैं, तो लिमिटेशन कुछ तो होनी चाहिए ना, एक समय पे आकर रुक जानी चाहिए। तो कुछ लिमिटेशंस दी हैं मजिस्ट्रेट को, ठीक है, कि आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप वो केस रजिस्टर्ड या उस केस का ट्रायल नहीं होगा, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं करेंगे। लास्ट चैप्टर है चैप्टर 39 विच इज मिसलेनियस पोर्शन, जो कुछ बच जाता है वो मिसलेनियस पोर्शन में डाल देते हैं, जैसे ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट्स, ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट्स हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब से होता है, हाई कोर्ट के अलग रूल्स हैं, सीआरपीसी और हाई कोर्ट के रूल्स के हिसाब से होता है। डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफेंसेस ऑफिसर्स ऑफ पर्संस लायबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल, कैसे कोर्ट मार्शल का प्रोसेस होगा, क्या फॉर्म्स होंगे, दीज थिंग्स आर मिसलेनियस पोर्शन, ठीक है। रिपील्स एंड सेविंग, क्या रिपील करा है, सीआरपीसी रिपील करा है, क्या कुछ अगर कुछ डील नहीं कर रहे तो सेविंग्स में आ जाते हैं, ठीक है। दो स्केड्यूल है इसमें, फर्स्ट स्केड्यूल और सेकंड स्केड्यूल। फर्स्ट स्केड्यूल इज ऑफेंसेस का कैटेगराइजेशन है, ठीक है, कौन सा ऑफेंस किस कोर्ट से ट्राई होगा, उसकी क्या पनिशमेंट है, अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। फिर सेकंड स्केड्यूल है, उसमें सिर्फ फॉर्म्स है, बेल का क्या फॉर्म होगा, चार्जशीट फाइल करने का क्या फॉर्म होगा, तो एप्लीकेशन एग्जाम्पशन एप्लीकेशन है उसका क्या फॉर्म होगा, वो सब फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट है, यहाँ पे ये पूरा खत्म हो गया, पार्ट 2 यहाँ पे खत्म हो गया, पार्ट 1 देखना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और सिंपल आगे जो क्लास होंगी उसमें हम सेक्शन 1 से प्रॉपर सीआरपीसी डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है, एक से प्रॉपर स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, पूरे सेक्शंस पढ़ पढ़ के आराम से हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और एम जुडिशरी
एक 12 तारीख को एक सेमिनार कराने वाले हैं अपने अलीगंज कैंपस में, आप आइए, उसमें जुड़िए। बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स, जजेस और लॉयर्स, बहुत सारे लोग मतलब आपको गाइड करेंगे, आपको आपका दिशा बताएंगे कि लॉ से रिलेटेड और कितने सारे फील्ड्स हैं जिसे आप चूज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके कनेक्शंस बनेंगे, भैया सीनियर एडवोकेट्स होंगे, आप आइए। अब तो वैसे प्रैक्टिस मैंडेटरी हो गई है, तो आपको जाना पड़ेगा, आपको थोड़े बहुत उनसे बात बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि एट लास्ट आपका कोर्ट ही आपको एक सर्टिफिकेट प्रैक्टिस बना के देगा। नेक्स्ट अप इज 13 जुलाई को एक एग्जाम हो रहा है, एक स्कॉलरशिप एग्जाम हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का होगा सिर्फ, और अप टू 90% आप बहुत अच्छा करेंगे, अप टू 90% उसमें हम आपको बेनिफिट भी देंगे। ठीक है, बाकी क्वेरी के लिए नीचे नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप करिए, फोन करिए, कमेंट करिए, हम हर स्थिति में आपको मदद करेंगे और रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।